ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले 6 बार हो चुका है पिछले 500 साल में। जब से कश्मीर में इस्लाम आया 14वीं शताब्दी में, और इस्लाम को युद्ध जीत कर नहीं आया, घोड़े पर चढ़कर तलवार भांजता हुआ नहीं आया। शामीर शरण मांगने आया, शरणार्थी था, जान बचा के भागा था, तो कश्मीर ने उसे शरण ही नहीं दी, उसको बहुत सम्मान दिया, एक ऊंचा स्थान दिया, और उसी का दुरुपयोग करके छल से वो राजा बन गया। उस छल में तब वहां के कुलीन भी आ गए, तो जब वो राजा बना तो शामीर जो मुसलमान था, राज तिलक हुआ उसका, मंत्रोच्चार के साथ उसका राज्याभिषेक हुआ। और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, उसके आने वाली 5 पीढ़ियों के साथ ऐसा हुआ, लगभग 100 सालों तक ऐसा चला। संस्कृत राजभाषा रही। अब सोचिए 1339 में वो सुल्तान बना, 1450 तक संस्कृत राजभाषा रही, क्योंकि ये लोग ज्यादा नहीं थे और इनकी मजबूरी थी सबको साथ लेके चलना, बहुत कुछ नहीं बदलना, नहीं पता था। लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि इसको बदलना पड़ेगा। वो कृतज्ञता नहीं थी, वो अनुग्रह का भाव नहीं था कि देखो, जो अनुग्रह का भाव लेके आज आप यहाँ हैं, थाईलैंड को अपनी कर्मभूमि मानते हैं, थाई निवासियों के साथ मिलकर रहते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ का भला चाहते हैं, यहाँ की परंपराओं का आदर करते हैं, और बहुत शालीनता से अनुग्रह मांगते हैं उस क्षेत्र का जिसने आपको ये अवसर दिया यहाँ फलने फूलने का। वैसा नहीं था शामिल। उसने बाहर से मिशनरीज, जिन्हें सूफी कहते हैं, वो बुलवाए धर्मांतरण कराने के, तलवार की नोक पर। और उस मध्य युग में हर शताब्दी में लगभग एक दो बड़े पलायन होते रहे, मंदिर टूटते रहे, धर्मांतरण होता रहा, यातनाएं झेली जाती रही। लेकिन ये जो 1990 का पलायन है, ये सबसे ज्यादा कष्ट देता है। आप सोचेंगे शायद इसलिए क्योंकि ये हमारा आंखों देखा है, उसके बारे में सिर्फ सुना है, जो पहले पिछले पलायन हुए नहीं। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो कलेजा मुंह आता है। इस 90 के पलायन में जान की इतनी हानि नहीं हुई थी जितने लोग तब मारे जाते थे, जितनी यातनाएं, जितना अपमान तब सहना पड़ता था, उसके मुकाबले 1990 में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम किसी तरह बच के निकल आए। लेकिन ये पलायन सबसे ज्यादा कष्ट देता है, और उसका कारण मैं बताता हूं। पिछले जो 6 पलायन थे, हम अपनी दिल पर ये पत्थर रख सकते थे कहते हुए कि साहब हम मध्य युग में जी रहे थे, जब सुल्तान का लफ्ज जो था वही कानून था, कोई संविधान नहीं था। जब ये देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई बड़ी सेना नहीं थी, कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई बड़ी सरकार नहीं थी। जब दुनिया में ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकारों की कोई अवधारणा ही नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स को हम कहते हैं मूलभूत अधिकार, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो और शासक जो थे वो आपदायी थे, बाहर के थे, अत्याचारी थे, तो हम उसको अपना दुर्भाग्य मान सकते थे, और क्या कर सकते।
लेकिन ये जो 1990 का पलायन हुआ, ये पूरा देश एक राष्ट्र था 90 करोड़ का। 1990 में देश की जनसंख्या 90 करोड़ थी। इस 90 करोड़ के देश में 15 लाख की एक सेना थी, पुलिस थी, केंद्रीय सुरक्षा बल थे जिनको आप पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, न्यायालय थे, सर्वोच्च न्यायालय था, दर्जनों मुख्य न्यायालय थे जिनको हाई कोर्ट्स कहते हैं, उसके बाद हजारों की संख्या में मजिस्ट्रेट्स थे, सेशन जजेस थे। पूरा का पूरा संविधान एक यूनाइटेड नेशंस था जिसकी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ जेनोसाइड। इस सब के बावजूद 4.5-5 लाख लोग अपने घरों से, अपनी जड़ों से, अपने काम से उखाड़ रखने के लिए हैं। अब तो बहाना भी नहीं बचता है कि किस कारण ऐसा हो। मैं कई बार अपने बुजुर्गों से पूछता हूं कि क्या आप इसे देख नहीं पाए कि ये होने जा रहा है? आप भी धोखे में रहे, हमको भी धोखे में रखा। मुझे जवाब मिलता है कि सोचा नहीं था। हम लोग ये माने बैठे थे कि जब तक श्रीनगर में सरकारी सेक्रेटेरिएट के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, देश में 800 सांसदों की संसद है और एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, बरामीबाग छावनी में देश की सेना बैठी है कश्मीर में, तो कोई टेढ़ी आंख करके देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता। इतना बड़ा देश जो है वो छोड़ेगा नहीं। ये भ्रम पा लिया, मुगालते होते हैं, क्योंकि जब आफत आई तो इनमें से कुछ काम नहीं है। इस बात पर ये हमारे साथ 1990 में हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 1999 में आपने यूगोस्लाविया नाम का एक देश सुना होगा। वो यूगोस्लाविया 5-6 टुकड़ों में बट गया। क्रोएशिया बन गया, सर्बिया बन गया, मॉन्टेनीग्रो बन गया, कोसोवो बन गया, बोस्निया हर्जेगोविना बन गया। नाम सुने होंगे आपने। कोसोवो जो था वो सर्बिया का हिस्सा था। वहां पर अल्बेनियन मूल के मुसलमान जो सर्बियन थे, सर्ब बोलते थे, वो रहते थे। वो इस बचे हुए सर्बिया को भी तोड़ के कोसोवो अलग ले जाना चाहते थे। सर्बियंस ने कहा ऐसा होने नहीं देंगे, हम आपको भगा देंगे लेकिन सर्बिया टूटने नहीं देंगे। तो जब उन्होंने उन्हें भगाना शुरू किया, आप जानते हैं नेटो के प्लेन्स इटालियन बेसिस से उड़े, अपनी एयरफोर्स बेसिस से 20 मार्च से 10 अप्रैल तक 21 दिन उन्होंने घरों के ऊपर बमबारी की जहां नागरिक रहा करते थे। सिविलियन सेटलमेंट्स के ऊपर डे इन एंड डे आउट, रात हो या दिन हो, बम वर्षा की। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोसोवो के मुसलमान सताए ना जाएं, जिनकी संख्या कश्मीर के हिंदुओं का 1/4 भी नहीं थी। लेकिन कश्मीर के हिंदू आज 32वां साल है एक शरणार्थी कैंप में है। शरणार्थी कैंप तो बहुत हैं, तो सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है, उसमें 20,000 से ज्यादा मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, बूढ़े, जवान, बच्चे सब रह रहे हैं।
उन्हें एक धेले का मुआवजा नहीं मिला है अपने घर, अपनी जमीनें, अपने व्यवसाय, अपने दुकान, अपने बाग, अपने खेत खोने का, अपने प्रियजनों को खोने का, जाने खोने का मुआवजा नहीं मिला। हमने आरटीआई की तो पता चला, पूछा हमने कि इनके विषय में क्या आपके पास कोई पॉलिसी है, कोई प्रपोजल है कि वापस कैसे जाएंगे, यहां कब तक रहेंगे? लिख करके जवाब दिया, ऐसी कोई पॉलिसी या प्रपोजल नहीं। इन दिस डे एंड एज, इसलिए 1990 का जो विस्थापन है बहुत कष्ट देता है। हाँ, टुकड़ों में कुछ फैसले होते हैं, वो फैसले कम, वो एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा है, प्रयोग होते हैं। चलिए कुछ लोगों को नौकरी देके वहां भेज देते हैं, वहां कहां रहेंगे? वो अपने घरों में नहीं रहेंगे जहां से वो निकल करके भागे हैं, उनको बाड़ा बना के, पोर्टा केबिन्स के कुछ छोटे कमरे नुमा, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होता है ना, छोटे छोटे दड़बे जैसे बनाए जाते हैं, एज इफ यू आर रेजिंग अ पोल्ट्री फार्म। इंसानों को उसमें रखा जाएगा और वहां वो अपने परिवार नहीं ले जा पाएंगे। पुनर्स्थापन के नाम पर यह पाखंड हो रहा है। आप डेस्टिट्यूशन का, आर्थिक तंगी का, मजबूरी का शोषण करते हैं तो वो मौत के मुंह में उस नौकरी को लेकर के जाने को तैयार हो जाता है। इसको पीएम पैकेज बोलते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पैकेज। जिसके पास नौकरी नहीं है, जो तंग आ गया है रेफ्यूजी कैंप में रहते रहते, वो उस नौकरी के लालच में वहां जाता है जहां से वो बच के आया है मौत के मुंह से, ताकि सरकार ये कह सके कि हमने कुछ लोगों को देखिए वापस भेजा है नौकरी देके। इसलिए कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे काम नहीं हुए। जब अनुच्छेद 370 हटाया, मैं पागलों की तरह नाचा उस दिन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने जीते जी मैं इस निर्णय को होते देखूंगा। मैं अनजान लोगों से लिपट कर खुश हुआ, गले लगा, मिठाई बांटी, क्योंकि एक बहुत बड़ी अड़चन थी। जिहाद से संघर्ष करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन थी 370 जैसा अनुच्छेद, क्योंकि वो स्वायत्तता के नाम पर, ऑटोनॉमी के नाम पर इस देश के हाथ पांव बांध देती थी। मैं लोगों से पूछता हूं कि 370 का मतलब क्या समझ में आता है आपको, तो वो सीधा सा जवाब देते थे कि जी हम लोग वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते। किसी से भी पूछिए, आप लोगों को कानून पढ़ने की कोई मजबूरी नहीं है। जैसे सुना वैसे आगे बोल दिया। ये कोई रियल एस्टेट का इशू नहीं था कि आप और मैं कोई प्लॉट खरीद सकते हैं कि नहीं। हाँ, नहीं खरीद सकते थे, बात ठीक है, लेकिन इससे भी बढ़कर भारत की संसद, जिसका देश के चप्पे चप्पे पर कानून बनाने का अधिकार है, कश्मीर के विषय में नपुंसक थी। भारत का संविधान जो पूरे देश में लागू होता था, कश्मीर में लागू नहीं होता था। जब 370 आया था तो देश के सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी कश्मीर में, इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करता है? जो देश की तरफ से वहां खर्च होता है उसका हिसाब किताब देखता है, हिसाब लेता है। चोरी तो नहीं हुआ, बर्बाद तो नहीं किया गया, वो नहीं जांच कर सकता था। गजब की बात यह थी कि शेष देश से अगर किसी को कश्मीर जाना होता था तो परमिट लेना पड़ता था। मैं थाईलैंड आया हूं, मुझे वीजा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहां आकर के ऑन डिमांड मिला। लेकिन उस समय 1953 में
अगर आप कश्मीर बिना परमिट के घुस गए तो सीधा जेल जाते थे। ये तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे करके, सत्याग्रह करके वो घुसे बिना परमिट के और जीवित नहीं लौटे। तो देश का गुस्सा ठंडा करने के लिए उस परमिट सिस्टम को हटाया गया। अपनी जान की बलि देकर के उन्होंने कम से कम 370 के उस शिकंजे को इतना भर ढीला किया। वरना इस देश ने तो तय किया था कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाएगा, उसका एक अपना झंडा होगा, उसका अपना एक संविधान होगा। हमने अपने देश की सीमा के अंदर 370 के माध्यम से पाकिस्तान खड़ा कर दिया था। दाएं बाएं तो पाकिस्तान थे ही, और 70 साल से ज्यादा सरकारें आई गई, प्रधानमंत्री आए गए, हर तरह का दल, हर तरह का गठबंधन देखा, लेकिन 370 पर नीति नहीं बदली। तो इसलिए जब 5 अगस्त 2019 को ये बदला तो ऐसा लगा कि अब बदलेगा, युग बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अभी भी इंतजार है, क्योंकि जो बदलना था जमीन पर वो नहीं बदल रहा है। संविधान में जो बदलना था वो बदला है। उन 70 सालों में 370 की छत्र छाया में जो जिहाद ने शिकंजा कसा है वो अभी ढीला नहीं हुआ। संसद में घोषणा हुई है, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए हैं, संविधान बदला है, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डाला गया है, वो बदला है, जी हाँ। लेकिन यही गवर्नर महोदय हमारे मनोज सिन्हा कहते हैं कि 80% से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जिहादी हैं, जमाती हैं। तो आपने क्या किया? आज तक केवल 5-6 लोग निकाले गए। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको जान के हैरानी होगी, बिहार की जनसंख्या जम्मू कश्मीर की जनसंख्या से 10 गुनी है, कम से कम। जम्मू कश्मीर में केवल 6 लोकसभा की सीटें हुआ करती थी, बिहार में उन सीटों की संख्या 40 है। 10 गुनी जनसंख्या और सरकारी कर्मचारियों की संख्या जम्मू कश्मीर में ज्यादा है बिहार से। फिर भी रोना धोना नहीं रुकता कि हमें और नौकरियां दी। टैक्स भरेंगे नहीं, बिजली का बिल तक भरेंगे नहीं, और इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि कनेक्शन काट दें। ये कब तक चलेगा और ये क्यों चलेगा? आप किसको खुश करेंगे? कितना खुश करेंगे? और वो खुश होंगे भी क्या? हमारे एक समुदाय में बड़े वयोवृद्ध पत्रकार हैं, उनका नाम है जवाहरलाल कौल। उन्होंने एक बार बताया कि बचपन में जिसके साथ में स्कूल में पढ़ता था, मुसलमान दोस्त था उनका, कुछ इफ्तियार या इफ्तिखार नाम था, वो सर्दियों में दिल्ली आया तो जवाहरलाल कौल से भी मिलने गया। जो स्कूल के सहपाठी होते हैं उनमें आपस में बड़ा अनौपचारिकता होती है, पुराने बचपन के साथी हों तो बहुत ज्यादा तकल्लुफ नहीं करते। तो जवाहरलाल कौल ने इस साथी से कहा, यार तुम पागल हो गए हो क्या? तो मुसलमानों को अकल कब आएगी कश्मीर के? उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? इन्होंने कहा, यार हमें एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर की किसी भी दिशा में आप कितनी भी दूर निकल जाओ, 100-200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको कोई ऐसा देश दिखाई पड़ता है जहां आप ज्यादा सुखी होंगे भारत से? तो उसने 2-4 मिनट सोचा, उसने कहा नहीं, ऐसा तो कोई देश नहीं।
भारत जितनी आजादी हो, भारत जितनी खुशहाली हो, भारत की तरह हमें हमारे नाज नखरे देखे जाते हैं, ऐसा कोई देश नहीं। मतलब एक तरफ पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, रूस है, मगर नहीं भैया, हजारों किलोमीटर तक ऐसा कोई देश नहीं दिखता। तो नहीं दिखता तो फिर पागल क्यों हो गए हो? इतना झगड़ा, इतना खून खराबा, इतनी आगजनी, इतनी लूटपाट, न तुम्हें चैन है ना किसी को चैन लेने देते हो। क्या तकलीफ है? तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा ठीक है, मैं आपकी सवाल का जवाब एक सवाल से देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू हैं ना? कहा हिंदुओं में ये मान्यता है कि कोई मंत्र होता है, अगर वो सिद्ध हो जाए तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो जवाहरलाल जी थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा आपके यहाँ ऐसा मंत्र माली बात मानी जाती है ना कि मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लें, उस पर तपस्या करें, मनन करें, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उन्होंने कहा हाँ सुना तो मैंने, ऐसा है, होते थे ऐसे मंत्र। आपको ऐसा कोई मंत्र है उनके? उन्होंने कहा, जवाहरलाल जी ने कहा नहीं मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। तो उनके दोस्त ने, इफ्तिकार ने कहा हमको ऐसा मंत्र मिल गया। तो जवाहरलाल जी हैरान हुए। उन्होंने कहा आपको ऐसा मंत्र मिल गया? ऐसा क्या मंत्र है जो आपको मिल गया जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं? तो उसने कहा वो मंत्र है पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हम ये बोलते हैं तो ये देश अपने घुटनों पे आकर के हमसे पूछता है माई बाप क्या गलती हो गई, बताइए क्या सेवा की जाए आपकी। हमारी हर इच्छाएं पूरी होती है, सिर्फ ये बोलने की देर है। ये हाल कर लिया है हमने अपने देश का। दिल जीतने के नाम पर हम बिछने को, लेट जाने को, लुट जाने को तैयार है। और उन्हें समझ आ गया है कि अगर हम खुश हो गए तो फिर ये मंत्र हाथ से जाएगा। तो हमें हमेशा नाराज दिखना है, हमें हमेशा मांगते रहना है, हमें हमेशा धमकाते रहना है। तो कुल मिला के पूरी कश्मीर समस्या का लगभग हुआ निष्कर्ष यही, हम दिल जीतने में लगे हैं उन जिहादियों के जिन्हें तब तक चैन नहीं आएगा जब तक हमारा सर तन से जुदा नहीं होगा। और हम ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं। हम फिरौती अदा करते हैं, हम शांति खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जो दुश्मन है वो समझ जाता है हमारी क्या कमजोरी है। वो हिंसा के बल से हमको झुकाता है, दबाता है। क्योंकि हमारा हिंसा में विश्वास नहीं है तो हम उसको टालने की कोशिश करते हैं। जैसे पार्टीशन ने कहा ना कि भाई अच्छा पाकिस्तान लो, जान छोड़ो। उनको समझ में आ गया कि हमारे दंगे कराने से इनको पाकिस्तान मिल गया। तो वो कश्मीर पर चढ़ दौड़ा रही, 2.5 महीने नहीं हुए थे पाकिस्तान बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 22 अगस्त को कश्मीर पर आक्रमण हो गया। तो इस देश को, इस देश के नेतृत्व को प्रयोग करना, नए नए नूतन प्रयोग करना, देशभक्तों की जान की कीमत पर प्रयोग करना, ये बंद करना पड़ेगा। और जब तक ये बंद नहीं होगा और दिल जीतने का सिलसिला जारी रहेगा, ये बकवास के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप, इससे बात बनने वाली नहीं कि जिनके हाथ में पत्थर है उनके हाथ में कंप्यूटर दीजिए। अरे साहब, हाथ की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग की है। अगर दिमाग में जहर भरा है, घृणा भरी है, तो कंप्यूटर पत्थर से ज्यादा खतरनाक है। कंप्यूटर पत्थर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दुनिया में कहीं ये थ्योरीज नहीं चल पाई आज तक जिनको हम कश्मीर में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा का एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप 15 अगस्त को 100-200 शिकारों पर तिरंगा बांध दें, 26 जनवरी 15 अगस्त को, और उसकी एक वीडियो क्लिप सब व्हाट्सएप पे चल जाएगी, देखिए सर कश्मीर की हवा बदल गई, या जन्माष्टमी को राधा कृष्ण की एक झांकी निकालने लाल चौक से, और फिर देश को कहेंगे कभी सोचा था ऐसा होगा कश्मीर में। वो सुरक्षा नहीं है, वो सुरक्षा का एक आभास है, वो सुरक्षा का एक भ्रम है, उस सुरक्षा का एक प्रपंच है, क्योंकि इसके बिखरने में, इसके टूटने में केवल एक हफ्ता ये लोग जेब में एक पिस्तौल रख के आए और जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे मार के गायब हो जाए, सिर्फ इतना करने की देर है, और ऐसा कर रहे हैं लोग। और जब ऐसा करते हैं तो जो वहां पर किसी तरह टिके हुए थे कुछ सालों से, जो 1990 में नहीं निकले थे, वो आज सामान बिस्तर बांध कर निकल रहे हैं। क्योंकि सड़कों से बंकर हटा लिए गए हैं, चेक पोस्ट हटा लिए गए हैं, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जिसको कैसो बोलते हैं वो बंद हो गया है। कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च ऐसा होता है कि यदि आपको ये संदेह हो या जानकारी हो कि इस क्षेत्र में जिहादी छुपे बैठे हैं, तो आप उसको कॉर्डन करते हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बोलते हैं कि आइए, बाहर आइए, अपनी अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, अलग अलग हो जाइए, और जब ये तय हो जाता है कि अंदर अब कोई नहीं बचा है, तो वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है, जाके ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, इसको कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कहते हैं। अगर संदेह, अगर पक्का पता हो कि यहाँ आतंकवादी है, तो उसको कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, CADO कहते हैं। ये सब बंद हो गया, इसलिए इलीगल वेपन्स बरामद नहीं हो रहे हैं, आसानी से लोग इधर उधर लेकर के मार देते हैं। नया रिजॉल्व, अब दिल जीतने की अगर तमन्ना या सनक है, तो फिर ये सख्त कदम नहीं उठाए जाते और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये नेट रिजल्ट होता है कश्मीर। अब अगर कदम उठाए भी जाते हैं, उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया कई बार ऐसी आती है कि आपको वो कदम पीछे लेने पड़ते हैं। जैसे 370 हटाया तो 31 मार्च 2020 को, जब आपको याद होगा 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, पहला लॉकडाउन जो 3 हफ्ते का था, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया और 3 हफ्ते और 3 हफ्ते। अभी 8 दिन हुए थे उस लॉकडाउन को, 23 मार्च को शुरू हुआ, 31 मार्च को हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक 45 पेज का गजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया, जो कहता है कि अगर आप कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं, तो आपको वहां का डोमिसाइल सिटीजन माना जाएगा, यानी वो आप वहां के स्थायी निवासी माने जाएंगे। हम हैरान थे। और फिर ये भी लिखा कि कश्मीर की सभी नौकरियों पर सिर्फ उस डोमिसाइल सिटीजन का अधिकार होगा। अरे भाई, अभी तो 370 हटाया, अभी तो कश्मीर के सभी नागरिकों को देश के नागरिकों के बराबर लाए हैं। आप फिर से ये 15 साल ऊंची दीवार खड़ी कर रहे हैं। हमको निकले हुए 30 साल हो गए। हमारा स्टेटस क्या है? हमको 1.5 महीने बाद कहा गया कि ऐसा है, हाँ आपका स्टेटस क्या है, आप एक काम कीजिए, आपका कोई पुराना बिजली का बिल हो, बैंक की स्टेटमेंट हो, राशन कार्ड हो, इलेक्टोरल रोल्स में नाम हो, वो सबूत दीजिए, इस पोर्टल पर जाइए, हम कंसिडर करेंगे, आपको भी मिल जाएगा। कैन यू इमेजिन हाउ ह्यूमिलिएटिंग, कितना अपमानजनक है। एज एन आफ्टर थॉट, बाद में आपको सूझता है कि यार इनका तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो मेजॉरिटी है, ब्रूट मेजॉरिटी है, जो वहां रह रही है, वहां से निकली नहीं है, उनको आपने फिर से प्रिविलेज दे दिया, ये जतलाने के लिए कि भाई 370 हटाया था, आपको थोड़ा कष्ट हुआ था, ये लीजिए वापस किया।